गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज क्लास 6 का टॉपिक है लेसन 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे इसमें हम कि किस प्रकार हम वस्तुओं को उनके समूह बनाते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। देखो कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, या कहीं भी घरों में या किसी बड़े मॉल में, तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं वो इस प्रकार से आपको अलग अलग जगह पर रखी हुई मिलती हैं कि एक व्यक्ति यदि कुछ भी खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो दुकानदार या जो भी होते हैं वो 1 मिनट से उठा के उसको दे देते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि उन्होंने वस्तुओं को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है, समूह बना रखा है। तो हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्त्रों में अधिक विविधता है, यानी डिफरेंट अंतर उनमें ज़्यादा है। हर स्थान पर इस प्रकार विविधता का मतलब है कि जैसे जहाँ बारिश होती है या जहाँ गर्मी पड़ती है या जहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ वस्त्र अलग अलग प्रकार से डाले जाते हैं। और इसी प्रकार से भोजन, जैसे हरियाणा पंजाब है उसमें अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, जो केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस प्रकार से उसका अलग ही। हमारे देश की बात है, विदेशों के साथ भी हम यदि कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर भी देखते हैं कि जैसे कुर्सियां हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, बहुत सी वस्तुएं हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दे रखी हैं, आप अपने चारों ओर देख सकते हैं कि बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनकी आकृति का मतलब इनकी जो शेप होती है, जो ये दिखाई देती हैं, और इनके रंग और इनके गुण सभी के अलग अलग होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। गोल आकृति की वस्तुएं बहुत सी हैं, जैसे छुरी है, गेंद है, या फुटबॉल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आकृति में गोल होती हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो चपटी होती हैं। तो हर प्रकार के जो वस्तु है उसकी आकृति हो सकता है कि दोनों की सेम भी और हो सकता है अलग भी हो। अपने चारों ओर देखिए था गोलाकृति की वस्तुएं पहचानी है। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल और कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे और गड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिसका हमने अध्याय 1 की सारणी में पढ़ी थी। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में सम्मिलित हों। तो बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं जिनकी शेप कैसी होती है, राउंड यानी गोल होती है, जिनकी जो शेप है, आकृति है, वो गोल होती है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप और इसी प्रकार से बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। तो वस्तुओं का समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं, यानी अलग अलग तरीके हैं उनके, कि हो सकता है शेप के आधार पर बनाएं, जैसे आकृति के आधार पर, हो सकता है उनके रंग के आधार पर बनाएं, हो सकता है उनके जो गुण हैं उनके आधार पर बनाएं। तो इसलिए जो वस्तुएं हैं उनका जो समूह बनाना है, जो व्यवस्थित करनी है, उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आकृतियों के आधार पर हमने ऊपर देखा है कि किस प्रकार से हम उनके समूह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो ये वस्तुएं दिखा रखी हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। यानी दूसरा व्यवस्थित करने का तरीका ये हो सकता है कि जो वस्तुएं कांच की बनी हैं उनको अलग रख लें, जो वस्तुएं धातुओं का मतलब जो मेटल की बनी हैं उनको हम अलग रख लें, या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को अलग रख लें, लकड़ी से बनी वस्तुओं को अलग रख लें। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। और अब एक्टिविटी दे रखी कि आइए हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उन वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। जितने भी आपके आसपास वस्तुएं दिखती हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है था। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से और विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है, जैसे कक्षा के कमरे से हैं चौकी कर सकते हो आप। हमारे रूम के अंदर एक क्लॉक होती है, उसको इकट्ठा कर सकते हो।
डस्टर होता है उसको इकट्ठा कर सकते हो। तो क्या है कि और एक एक वस्तु यदि लेके आएँ तो चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, इस प्रकार से वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा एक कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। वस्तुएं तो ये भी हैं लेकिन उनको हम क्या है क्लासरूम के अंदर नहीं लेके आ सकते। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं। अब यहाँ भी व्यवस्थित करने का एक तरीका है कि उन सभी वस्तुओं को अलग अलग कर लीजिए जो कागज़ से बनी हैं और जो लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि वस्तुओं के समूह बनाने के अलग अलग तरीके हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार से हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, यानी जो वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, समूह बनाने हैं, उनके लिए कुछ और प्लानिंग करते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हों उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना। तो सारणी 4.1 के अंदर देखते हैं हम क्या है कि जो वस्तुएं हैं वो एक साइड में लिख रखी हैं और जिस पदार्थ से ये बनी हैं वो एक तरफ लिख रखी हैं। इसी प्रकार से सारणी 4.2 भी दे रखी है कि जो लकड़ी जो पहली अपनी वस्तु दे रखी वो है प्लेट यानी थाली, जो हम घरों में अक्सर प्रयोग करते हैं खाना खाने के लिए। तो किसकी बनी हो सकती है? आपने देखा इस्पात की, स्टील की बनी हो सकती है, वो कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है या कोई अन्य पदार्थ की बनी हो सकती है। क्योंकि आरंभ में कई वर्षों पहले बहुत वर्ष पहले जब राजा महाराजाओं का शासन होता था तब वो चांदी की प्लेट में खाना खाते थे। तो हो सकता है कि वो किसी धातु यानी चांदी की या सोने की बनी हो। इसी प्रकार से जो हम यूज़ करते हैं पेन किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना हो सकता है या धातु का बना हो सकता है। इसी प्रकार से आपने और मतलब जो भी आप दैनिक जीवन में चीज़ें देखते हैं उनकी सारणी बना लेनी है कि किस प्रकार से आप बना सकते हो आसानी से। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको दिख जाएंगी कि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हैं, मेटल की बनी हैं या आपकी कांच की बनी हैं या कागज़ की बनी हैं। तो ये चीज़ें से सारणी ये कंप्लीट हो जाएगी 4.1 और 4.2। इसके बाद वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है या फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब तक हम वस्तु को बनाने का प्रयत्न करते हैं तब तक हमें ये नहीं पता होता कि जो बनाई गई वस्तु है उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार कर सकते हैं, यानी किस धातु का या किस वस्तु का प्रयोग करें, इस वस्तु को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करें ताकि जो हमारा बनने वाला उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है वो क्या हो, सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और लंबे समय तक हम उसको उपयोग कर सकें। इसके लिए क्या जानना आवश्यक है? इसके लिए जानना आवश्यक है पदार्थों के गुण, कि कौन से पदार्थ के कौन से गुण होते हैं जिससे हम वस्तु को बनाने का प्रयास करें और वो लंबे समय तक टिके। तो पदार्थों के गुण जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं बनाया जा सकता गिलास कपड़े का? क्योंकि आपको पता है कि गिलास में हम क्या करते हैं, कई बार गर्म पानी भी डालते हैं, ठंडा पानी भी डालते हैं। और यदि कपड़े का हम उसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कपड़े के अंदर से पानी या जो भी चीज़ आप उसके अंदर डालोगे, पानी डालो, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डालो, उसके अंदर घी डालो, वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर से चला जाएगा, यानी उसके अंदर से पास आउट हो जाएगा, अंदर से चला जाएगा। अध्याय 3 में हम कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। द्रव का मतलब जो चल सकते हैं, यानी द्रव होते हैं जिनका जो तरल अवस्था में हमें मिलते हैं।
तो इसलिए यदि हम अपने कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा क्या ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा कि कपड़े का गिलास बना दिया और उसके अंदर से पानी डाला और पानी बाहर निकल गया। तो ये वास्तव में ये एक हास्यास्पद कार्य होगा। गिलास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई अन्य पदार्थ है उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उन वस्तुओं का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी उत्पाद को बनाते हैं ताकि लंबे समय तक उसका प्रयोग किया जा सके। अब उदाहरण के लिए यदि हम जो पीछे प्रयोग कर रहे थे गिलास का कपड़े का बनाया जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि वो तो संभव ही नहीं है। इसलिए किसके ऊपर निर्भर करता है, वो पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो अभी हम पदार्थ के गुणों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन से गुण किस पदार्थ के अंदर होते हैं और वो क्यों आवश्यक है। तो पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। इसका जो पहला गुण आपको दिखाई दे रहा है वो है दिखावट, अपीयरेंस, कि पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। चाहे वो भिन्न दिखाई देते हैं लेकिन उनके गुणधर्म क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, यानी उनके जो गुण हैं वो समान हो सकते हैं। क्रियाकलाप 3 में दिखाया गया विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती हैं? तो आपको क्या क्या चीज़ चमकीली दिखाई पड़ेंगे इसके अंदर? तांबे का तार और एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं आपके धातु, और धातुएं जितने भी होती हैं वो होती हैं आपकी चमकीली। तो क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताज़े कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले हैं? तो चमकीले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 आपको मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको, एक तो एल्यूमिनियम और एक तांबे का तार। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। और चमकीली दिखाई पड़ने पर क्या होगा? क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देख सकते हैं? जैसे भी संभव हो उसके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ आप कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी पदार्थ धातु होते हैं वो क्या है, चमकीले होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको गत्ता धातु नहीं होता, ना ही लकड़ी होता, और ना ही चाक के छोटे छोटे टुकड़ों में आप जितनी मर्जी इनको काट लीजिए, किसी में भी आपको ये चमकीले नहीं मिलेंगे, ना ही ये चमकीले होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, केवल जो धातुएं होती हैं वही आपकी चमकीली होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।